Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today's chapter is Indian economy on the eve of independence. In this chapter, in our previous class, we have studied points, various concepts, and today we will discuss about the occupational structure and infrastructure. This is the concept map of the chapter Indian economy on the eve of independence, and there are 6 major concepts. Occupational structure. This is the important concept of this chapter, and we will understand this concept through mind map. In occupational structure, the employment share of primary sector, that was 70 to 75%. Employment share of secondary sector was 10%, and employment share of tertiary sector was 15 to 20%. Next important concept, that is the infrastructure, and in which we will study about railway. First railway was introduced in our country in 1850. First railway bridge linking Bombay to Thane, that was built in our country, that in year 1854. Water transport, that was not succeed. Post and telegraphs, and airports and roads. These all are the concepts which come under infrastructure. So with that, so we can understand all these concepts through this mind map. माइंड मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम पूरे लेसन को या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं. So first we will discuss about the occupational structure. The largest share of workforce was in agriculture sector, which usually remained at a high of 70 to 75%. एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 70% लोग वर्क करते थे, while the manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 10% लोग काम करते थे और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग काम करते थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आधारभूत संरचना. अंडर द कॉलोनियल रिजीम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप. तो ब्रिटिश रूल में रेलवे डेवलप हुआ, पोर्ट्स भी डेवलप किए गए, वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप किया गया और पोस्टल सर्विसेज और टेलीग्राफ सर्विसेज डेवलप की गई. हाउएवर, द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द पब्लिक बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के पीछे उनका ये टारगेट नहीं था कि लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ मिले. बेसिक अमेनिटीज़ मतलब आधारभूत सुविधाएं जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है. ये टारगेट ब्रिटिश लोगों का नहीं था. उनका टारगेट ये था कि अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, उसको अपना ब्रिटिश लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करना टारगेट था, न कि भारत के लोगों का वेलफेयर करना. लेकिन भले ही उनका टारगेट अपना खुद का वेलफेयर करना हो, लेकिन उन्होंने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की. इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करने के लिए डायग्राम है. फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, एंड दैट वाज बिल्ड इन 1854. इंडियन रेलवे की शुरुआत 1850 से हुई और यह भी एक ब्रिज का निर्माण किया गया, तो यह भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. टाटा एयरलाइंस, अ डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1932, इनॉग्रेटिंग द एविएशन सेक्टर इन इंडिया. और एविएशन सेक्टर की शुरुआत 1932 में हमारे देश में हुई, जिसकी शुरुआत टाटा एंड सन्स ने की. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सेकंड पॉइंट लेते हैं. रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. और सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि ब्रिटिश लोगों के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई, वो भी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए की, लेकिन ब्रिटिश लोगों के आगमन से पूर्व भी हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय में हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन होता था और राजा महाराजा भी अपना खुद का स्वार्थ देखते थे और जनता की भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं करते थे। तो उनके समय में जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो बिल्कुल भी पुअर कंडीशन में थे और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे। थर्ड पॉइंट इज दैट द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to far away England. अब इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजा महाराजाओं के समय में हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स वगैरह नहीं बने हुए थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसके लिए कुछ काम किया और हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप की। लेकिन इसके पीछे जो उनका पर्पस था वो था मोबिलाइजिंग द आर्मी। आर्मी को मोबिलाइज करना मतलब आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इस वजह से उन्होंने अच्छे रोड्स हमारे देश में बनाए। वो भी बड़े बड़े सिटीज़ को जोड़ते थे, लेकिन गांवों में किसी भी प्रकार के रोड्स नहीं बनाए गए। गांवों में वही पुअर कंडीशन थी और टूटे फूटी सड़कें होने की वजह से ग्रामीण लोगों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो अगर जब भी कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठती थी तो ब्रिटिश लोग आर्मी को वहाँ तुरंत भेजते थे ताकि यहाँ के लोगों को दबाया जा सके, यहाँ की लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके और यहाँ के लोगों के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति जो गुस्सा था, क्रोध था, वो रैलियों के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से या फिर और भी कई प्रकार के तरीके थे जिससे वो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। और जब भी हमारे देश के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होते थे तो उनके आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश आर्मी का उपयोग किया जाता था। और अब वो आर्मी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके और हमारे इंडिया के द्वारा किए गए आंदोलन को कुचल सके, इसलिए उन्होंने रोड्स बनवाए थे विद इन इंडिया एंड ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल, कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो रॉ मटेरियल होता था कॉटन के रूप में, सिल्क के रूप में, तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से आसानी से ले जाया जा सके, आसानी से ब्रिटेन पहुँचाया जा सके, इसलिए इन्होंने रोड बनवाए थे ताकि अगर कहीं कॉटन का प्रोडक्शन होता है तो वो आसानी से कलेक्ट कर सके और ब्रिटेन भेज करके वहाँ से वो अपना फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, मतलब कॉटन टेक्सटाइल बनाएंगे और कॉटन टेक्सटाइल को फिर हमारे इंडिया में वापस बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल खरीदते वक्त भी वो प्रॉफिट कमाते थे और अपने फिनिश्ड गुड्स को वापस यहाँ इंडिया में बेचते वक्त भी वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे। तो प्रॉफिट मोटिव उनका था, न कि वेलफेयर मोटिव। तो इस टाइप से ये प्रोसेस उनका था, लेकिन मेनली उनके प्रॉफिट अर्न करने के पीछे उन्होंने हमारे देश में रोड्स डेवलप किए और रेलवे को डेवलप किया, पोर्ट्स डेवलप किए और कहीं वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप किया। हालांकि वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन रेलवे और रोड्स जो उन्होंने बनाए वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे इन इंडिया इन 1850 and it is considered as one of their most important contribution. ब्रिटिश लोगों ने रेलवे इंट्रोड्यूस कब किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1850 में, और उनके द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब रेलवे इंट्रोड्यूस करने से दो इफेक्ट पड़े, तो दोनों इफेक्ट क्या है उसको समझना है। इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस
traveled and thereby break geographical and cultural barriers. जब उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक जर्नी करने लगे, ट्रेवलिंग करने लगे और एक दूसरे से के संपर्क में आए, जिससे जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर टूटने लगे। जोग्राफिकल बैरियर मतलब कि एक स्थान से व्यक्ति बहुत दूर स्थान तक जाने लगा, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में वो लिमिटेड नहीं रहा, अब वाइड एरिया में वो आने जाने लगा। और कल्चरल बैरियर जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस की कल्चर अलग होती है, एक दूसरे प्लेस की कल्चर अलग होती है, तो इस टाइप से जो कल्चरल बैरियर्स थे वो टूट गए और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि रेलवे इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या हुआ, इट फोस्टर्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। रेलवे इंट्रोड्यूस करने के बाद में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ज़्यादा होने लगा, जिसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब कि कैश क्रॉप्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना और फूड क्रॉप्स का कम प्रोडक्शन करना। कैश क्रॉप्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना, और कैश क्रॉप का मेन टारगेट ये होता है कि उससे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना।